हाय फ्रेंड्स, सॉरी टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का अध्याय 1 यानी समुच्च के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले हम लोग को कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझकर बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले समुच्च चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को ज़रूरत होगा जानने के लिए, उसको हम लोग संख्याएं कहते हैं। यानी हम लोग को सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इससे पहले वाले भी क्लास में हम लोग नंबर्स के बारे में जान चुके हैं या फिर हम लोग पहले से जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे हम लोग को पूरा वो याद हो जाएगा। फिर हम लोग धीरे धीरे समझ कर बनाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन हर एक चीज़ को धीरे धीरे से और अच्छे से समझा के आपको बताया हुआ होगा, ठीक है। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी जो सबसे पहला नंबर्स हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पहला जो नंबर हुआ उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे, उसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। इसका डिफिनीशन होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, डिफिनीशन से स्पष्ट है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती का जो संख्या होगा उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। और हम लोग जानते हैं कि गिनती का संख्या क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे जैसे में। गिनती का संख्या क्या होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है गिनती। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से कहाँ तक होता है, तो अनंत तक होता है, यानी इसका कोई अंत नहीं होता है। तो संख्या में हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि पहला नंबर जो हुआ वो प्राकृत संख्या हुआ। इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका डिफिनीशन होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो प्राकृत संख्या का मतलब हुआ कि 1 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ होगा, इसका मतलब अनंत तक जाएगा। और इसमें 1 आएगा, 2 3 4 5 और डॉट डॉट, मतलब इसी तरह से आगे आता जाएगा। इसके साथ साथ एक बात और ये भी ध्यान देने वाला है कि प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। तो प्राकृत संख्या जो होता है उसको हम लोग n से सूचित करते हैं, ठीक है। तो संख्या में हम लोग को सबसे पहला नंबर ये जानना था। चलिए हम लोग अच्छे से समझ में आ गया ये, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर। तो इसका डिफिनीशन होगा क्या कि गिनती की संख्या के ठीक पहले शून्य लगाने से पूर्ण संख्या का समुच्च बनता है। एक बार हम लोग और डिफिनीशन को अच्छे से समझते हैं। पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं, किसको कहेंगे, तो गिनती की संख्या के ठीक पहले शून्य लगाने से पूर्ण संख्या का समुच्च बनता है। जैसे में क्या हो सकता है,
तो डिफिनीशन में क्या कहा गया कि गिनती की संख्या के ठीक पहले शून्य लगाएंगे, यानी गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग शून्य लगा दें यानी 0 से लगा दें तो ये जो समुच्च बनेगा यानी टोटल जो ये नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने प्राकृत संख्या में देखे थे क्या चीज़ कि प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, लेकिन इस तरह से पूर्ण संख्या का कोई डिफिनिट नहीं होता है कि इसको w से ही सूचित किया जाएगा या फिर किसी और से। तो जब इस पर प्रश्न रहेगा तो उसी में लिखा हुआ रहेगा कि पूर्ण संख्या को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, ठीक है। जिसका ज़्यादा चांस निश्चित होने का रहता है वो हम लोग बता देंगे कि जैसे प्राकृत संख्या को ज़्यादातर n से ही सूचित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझ के पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, गिनती की संख्या के ठीक पहले शून्य लगाने से पूर्ण संख्या का समुच्च बनता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ एक बात और नोटिस करने वाला है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या समानता है या फिर क्या डिफरेंस है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इस तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, क्योंकि जितना भी प्राकृत संख्या है सब किस में आएगा, पूर्ण संख्या में आ जाएगा। लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो होगी वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं है, ठीक है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर की ओर, जो बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो तीसरा नंबर हुआ सम संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इवन नंबर। किसको कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए, ऐसे बहुत सिंपल है फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। सम संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहेंगे, ठीक है। इसका डिफिनीशन हुआ जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। पूर्णतः मतलब हुआ क्या चीज़ कि पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है। जैसे में यानी वैसा नंबर होगा इसमें जो 2 से पूरा पूरा कटे, जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसी तरह से और भी जो होगा वो सम संख्या होगा। तो सम संख्या को भी सूचित करने का कोई डिफिनिट सिंबल, डिफिनिट अक्षर नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ इतना ही समझ के छोड़ देंगे कि 2 से पूर्णतः कटने वाला जो संख्या होगा उसको हम लोग सम संख्या कहेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चौथे नंबर संख्या की ओर चलते हैं। इसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसका डिफिनीशन कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए, यह सम संख्या का ठीक उल्टा होता है, यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, लेकिन जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या लिख सकते हैं, तो जैसे में 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। मतलब 3 को भी 2 से नहीं काट सकते हैं, 5 को भी 2 से पूरा पूरा नहीं काट सकते हैं, 7 को भी नहीं। इसी तरह से और 9, यानी इसी तरह से बहुत सारा संख्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है इसमें। तो हम लोग जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो इसका भी कोई डिफिनिट नहीं कि इसको किस लेटर से सूचित किया जाता है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या होगा तो उसको n से सूचित किया जाता है। अब हम लोग 5 नंबर संख्या में चलते हैं, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। तो इसका डिफिनीशन होता है क्या चीज़ कि जो संख्या पूर्ण रूप में
हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या पूर्ण रूप में हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग को समझना है कि पूर्ण रूप का मतलब क्या होता है। तो पूर्ण रूप का मतलब ये होता है कि यह संख्या बटा में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, यानी यह संख्या इस टाइप से होता है। जैसे 0 हो सकता है, पूर्ण रूप में है। ठीक है, +-1 हो सकता है, यानी +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस में डॉट डॉट से शुरू करके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट। तो ये सब पूर्णांक को सूचित करता है। ठीक है, पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी पूर्णांक होता है। सिर्फ वैसा अंक जो बटा में होगा, दशमलव में होगा, रूट में होगा, वो सब पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो जिस तरह से प्राकृत संख्या को इन से सूचित करते हैं, उसी तरह से पूर्णांक संख्या को आई या जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक होगा तो उसको हम लोग आई और जेड से सूचित करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं संख्या नंबर 6 की ओर। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा, इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी और अंक से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार पहले इसके डिफिनीशन को अच्छा से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, यानी एक के बारे में नहीं सोचना है, और जो संख्या होगा उसका खुद के बारे में नहीं सोचना होगा, और किसी और अंक से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे में 4 हो सकता है। देखिए, कोई भी संख्या होगा तो वह एक से विभाजित हो जाता है, एक से किसी में भी भाग देंगे तो कट जाएगा, और खुद उसी अंक से उसी में भाग देने पे कट जाता है। जैसे 4 को अगर 1 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 4 को 4 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। तो ये बात हुआ। इसके अलावा अगर किसी और अंक से ही कट जा रहा है तो वो भाज्य संख्या होगा। जैसे में 4 2 से भी कट जा रहा है तो ये भाज्य संख्या हुआ। 6 1 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। इसके अलावा ये 2 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है। इसीलिए 4 भाज्य संख्या होगा, 6 भाज्य संख्या होगा, 8 भाज्य संख्या हो जाएगा, 10 भाज्य संख्या होगा। लेकिन जैसे 11 भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से ही कटेगा और 11 से कटेगा। इसके अलावा किसी और अंक से यह पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या होने के लिए एक और स्वयं को छोड़कर किसी और अंक से विभाजित होना चाहिए, तभी भाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है, भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, और इसको भी सूचित करने का कोई डिफिनिट सिंबल लेटर नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं संख्या नंबर 7 की ओर। इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनीशन होता है क्या चीज़, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी और अंक से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है,
तो जिस तरह से भाज्य संख्या का है, ठीक उसी का उल्टा डिफिनीशन अभाज्य संख्या का होता है। यानी जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी और अंक से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे में 3 के बारे में सोच के देखिए, 3 कट सकता है तो सिर्फ 1 और 3 से, इसके अलावा किसी अंक से कटना नहीं चाहिए। अगर किसी और अंक से नहीं कटेगा इसका मतलब वह संख्या अभाज्य होगा। जैसे 5 या तो 1 से कटेगा नहीं तो 5 से, इसके अलावा किसी से नहीं कट सकता है, इसलिए इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। 7 अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया। और सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है, ठीक है। 1 जो होता है वो एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो 1 न अभाज्य संख्या होता है और न ही भाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या मतलब जो एक और स्वयं से ही कटे, इसके अलावा किसी और अंक से नहीं कटे, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग संख्या नंबर 8 की ओर चलते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसका बहुत जगह यूज होता है। इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफिनीशन, परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है जो संख्या P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां PQ पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, ठीक है। जैसे चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या कर रहा है डिफिनीशन में, जो संख्या P बटा Q के रूप में हो, ठीक है। P बटा Q के रूप का मतलब ये हुआ कि वह संख्या बटा में होना चाहिए, यानी उसके अंश में भी कुछ अंक होना चाहिए और हर में भी कुछ अंक होना चाहिए, ठीक है। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाला बात और भी है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर भी पूर्ण अंक होना चाहिए और नीचे भी पूर्ण अंक ही होना चाहिए। मतलब इसमें 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट इस टाइप का कुछ अंक होना चाहिए, उसी तरह से नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नीचे एक और बात ध्यान देना है कि नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसमें ऊपर भी अंश में भी कुछ होना चाहिए अंक और हर में भी कुछ अंक होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है क्या चीज़, कि बटा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 1/2, कोई पूछेगा कि इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं, तो कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर 1 पूर्णांक हुआ, नीचे भी 2 हुआ तो पूर्णांक हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई लिखता है -3/2, परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है, क्योंकि ऊपर भी -3 है, नीचे 2, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक। अगर कोई ऐसा लिख के देता है जैसे 1/0 पूर्णांक है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर पूर्णांक है लेकिन 0 नीचे पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर √3/2 है, कोई पूछेगा कि इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं, तो ऊपर √3 पूर्णांक नहीं है और नीचे है पूर्णांक लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसलिए भी परिमेय संख्या नहीं हुआ। परिमेय संख्या होने के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 6/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक होने के लिए मस्ट है कि ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। अब हम लोग संख्या नंबर 9 की ओर चलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं, IRRATIONAL, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का क्या डिफिनीशन होता है, तो जो परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है उसी का उल्टा अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या है।
इसका लिखा जाता है जो संख्या p/q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहां PQ पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, एक बार डिफिनीशन को हम लोग फिर से देखते हैं। जो संख्या p/q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां PQ पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। देखिए, परिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, ऐसा संख्या होना चाहिए। ठीक है, और एक बात छूट गया कि परिमेय संख्या को हम लोग परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ये याद रखना है कि परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। जो संख्या p/q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या p/q के रूप में नहीं होता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √3/2 लिखा हुआ है, तो ये जो है वो ये जो है ऊपर मतलब कि पूर्णांक नहीं है और नीचे पूर्णांक है, तो ऊपर नीचे अगर दोनों पूर्णांक होगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, और ऊपर नीचे पूर्णांक नहीं रहेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। तो ये कौन सा संख्या हुआ? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से √5 मान लेते हैं, √7, इस टाइप का जो संख्या होगा वो सब अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय का मतलब हुआ कि वह संख्या रूट में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन p/q के रूप में, परिमेय के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 इस टाइप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं संख्या नंबर 10 की ओर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग संख्या नंबर 10 की ओर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आएगा। जैसे देखिए 1 हो गया, √3 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया, +-1, ये जो भी मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों टाइप का संख्या होगा तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, इसे R से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे R से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो एक बार सभी संख्या को हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, n को हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 से लेके अनंत तक होता है। दूसरा हुआ पूर्ण संख्या, 0 से लेके अनंत तक। सम संख्या मतलब 2 से पूर्णतः कटने वाला। विषम संख्या मतलब जो 2 से पूरा नहीं कटे। I या Z से सूचित करते हैं, इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब 0, +-1, +-2, +-3, +-4 डॉट इस टाइप से। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और अंक से भी कट जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और अंक से नहीं कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो p/q के रूप में हो, जैसे 1/2, 3/2, 4/5 इस टाइप से। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जैसे जो रूट में हो, √3, √2, √5 डॉट डॉट डॉट। वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जैसे 1/2, √3, 4, 5 इस टाइप से। मतलब इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 10 टाइप के नंबर के बारे में जाने हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस नंबर में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर, पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर का है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने के लिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हम लोग को समुच्चय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इससे रिलेटेड एक अध्याय में बहुत सारा
चैप्टर है, 2-3-4 चैप्टर है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग अभी सिर्फ हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जिससे हम लोग इसका पहला लेसन चैप्टर अच्छे से हम लोग बना सके, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और आगे जैसे जैसे चैप्टर आएगा उसी टाइप से इसका बताते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें हम लोग को समुच्चय यानी सेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सेट का डिफिनीशन क्या होता है पहले हम लोग एक बार देखते हैं उसका। तो कहा जाता है क्या चीज़ कि वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। छोटा सा डिफिनीशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। यानी समुच्चय का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं का संग्रह, और वस्तुओं का संग्रह अगर अच्छा से किया हुआ रहे यानी सुपरिभाषित तरीका से तो उसको हम लोग समुच्चय कह सकते हैं, ठीक है। और अगर संग्रह होगा और सुपरिभाषित ढंग से नहीं होगा तो उसको हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग समझते हैं कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है। समुच्चय का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को जमा करना। तो मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि लेते हैं सम संख्या का संग्रह, सम संख्या का समुच्चय, ठीक है। यानी जो हुआ सम संख्या को हम लोग जमा किए, ठीक है, जितना भी सम संख्या होगा उसको। तो हमसे कोई पूछेगा कि इसको हम लोग समुच्चय कह सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला हम लोग को ये देखना है कि जितना भी सम संख्या होता है वो सुपरिभाषित है या नहीं, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग इस टाइप से समझ सकते हैं कि जैसे अगर सम संख्या का संग्रह अगर करने के लिए किसी को कहा जाए तो वो कौन कौन सा नंबर रख सकता है। तो उसमें 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात सोचते हैं कि देखिए इसका संग्रह किया गया तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट इस टाइप से आया। तो दुनिया का किसी कोई भी आदमी चाहे कहीं भी पढ़ रहा होगा या अगर उसको सम संख्या के बारे में मालूम होगा तो अगर हम लोग उससे पूछेंगे कि सम संख्या का संग्रह करना है तो कौन कौन सा अंक आएगा, तो वो भी बताएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यानी इसी टाइप से। तो कोई भी आदमी होगा किसी भी कंडीशन में अगर वह बताएगा सम संख्या का समुच्चय तो यही बताएगा 2, 4, 6, 8, 10 यानी सबका सेम आएगा। सबका सेम आया तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या चीज़ की यह समुच्चय है, और मतलब कि किसी का डिफरेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, ठीक है। तो यानी अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का हम लोग को संग्रह करते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग को आएगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन सा है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी बात ध्यान देने वाला बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह किसी भी आदमी को अगर करने के लिए कहा जाएगा तो वह हमेशा यही करेगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू होगा, ठीक है। यही 5 आएगा, किसी का अलग नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी समुच्चय होगा, ठीक है। तो समुच्चय कब कहेंगे, जब किसी भी आदमी के द्वारा किया गया कलेक्शन हमेशा एक ही तरह का आएगा तो वो समुच्चय होगा, और जहाँ पर अलग अलग आने का चांस होगा तो वो सब समुच्चय नहीं होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल, विषम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो विषम संख्या का समुच्चय इसमें कौन कौन सा आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का होगा कि किसी भी आदमी से अगर विषम संख्याओं का संग्रह करने के लिए कहा जाएगा या समुच्चय बनाने के लिए कहा जाएगा तो वह 1, 3, 5, 7, 9 यही बनाएगा, यानी सबका सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, तो समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह सुपरिभाषित है कि किसी का भी अलग अलग नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि ऊपर के तीनों उदाहरण समुच्चय है क्योंकि इसके
अवयव सुपरिभाषित हैं। ठीक है, ऊपर के तीनों जो है वह एक समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि इसका अवयव सुपरिभाषित है। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। जैसे पहला नंबर लेते हैं, भारत के 4 सबसे अच्छे क्रिकेटरों का संग्रह। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं भारत के 4 सबसे अच्छे क्रिकेटरों का संग्रह का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि देखिए भारत के 4 सबसे अच्छे क्रिकेट का संग्रह करना है, क्रिकेटरों का संग्रह। तो पहला बात कि सबसे अच्छा जब भी कहेगा तो 4 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सबसे अच्छा तो एक ही क्रिकेटर हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि अगर 4 कहता है तो यहाँ पे हर एक आदमी का अलग अलग आ सकता है। ठीक है, जैसे किसी के लीजिए मान लीजिए कि सचिन होगा तो किसी दूसरे में गांगुली अच्छा खेलेगा, तो किसी इसी तरह से सबका अलग अलग मतलब डिफरेंट आएगा। तो इसके बारे में अगर कहेगा तो हम लोग लिख देंगे क्या चीज़ कि यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें अच्छा एक और बात ध्यान देना है, जिसमें सबसे अच्छा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, यानी ये सब जो वर्ड किसी सेंटेंस में लगा हुआ होता है तो वो सब समुच्चय नहीं होता है। ठीक है, जैसे विश्व के 4 सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय। ठीक है, तो विश्व के 4 सबसे खतरनाक जानवर, तो ये यहाँ पर भी सबका अलग अलग आने का चांस है। ठीक है, जैसे किसी को सांप से ज़्यादा डर लगता है तो खतरनाक जानवर में मतलब सांप ला सकता है, या किसी को शेर से ज़्यादा डर लगता है तो वो शेर लाएगा। लेकिन उसी तरह से किसी दूसरे आदमी को किसी दूसरे जानवर से ज़्यादा डर लगता है तो उसका भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सबका सेट अलग अलग होने का चांस है। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं होगा, तो इसका भी आंसर हम लोग लिखेंगे कि यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ऊपर के दोनों उदाहरण समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हम लोग को पहचानने का तरीका कि कब समुच्चय होगा और कब समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक बार थोड़ा सा और बताते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखेंगे जब समुच्चय होगा और जब नहीं होगा तब। जैसे पहला नंबर में है सम संख्या का संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे बताना होगा अगर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमको इस टाइप से रहेगा, यानी टाइप 1 में आपको क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा चैप्टर में उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 यहाँ से हम लोग पहले समझ लेंगे, इसी तरह से सारा टाइप को समझ लेंगे तो हम लोग को चैप्टर बनाने में आसान होगा। तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से रहेगा कि निम्न में बताएं कौन कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। औचित्य बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा क्या कि निम्न में बताएं कौन कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। तो जैसे पहला है सम संख्या का संग्रह। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर सम संख्या का पहले संग्रह करते हैं तो क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, और दुनिया का कोई भी आदमी करेगा तो उसका भी यही आने वाला है। इसका मतलब यह समुच्चय है। तो नीचे क्या लिखेंगे इसका आंसर, पहले सेट बना दिए, उसके बाद लिखेंगे क्या चीज़ कि यह समुच्चय है। ठीक है, अगर है तो लिखेंगे समुच्चय है, और अगर नहीं रहता तो लिख देते क्या चीज़ की यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब यहाँ औचित्य मतलब कारण बताना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यह समुच्चय है क्योंकि इसके अवयव सुपरिभाषित हैं।
ठीक है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट जो है अच्छा से डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे भारत के 4 सर्वश्रेष्ठ लेखकों का संग्रह। चलिए यहाँ पे नीचे देखते हैं, तो भारत के 4 सर्वश्रेष्ठ लेखकों का संग्रह, तो ये समुच्च नहीं होगा, क्योंकि 4 सर्वश्रेष्ठ लेखक सबके हिसाब से अलग अलग आते हैं। क्योंकि किसी को मैथ में इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से मैथ का 4 सबसे अच्छा राइटर वो बता सकता है, किसी को बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो वो बायोलॉजी का बताएगा 4 अच्छा राइटर। इसी टाइप से सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आएगा। ठीक है, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा, इसका मतलब ये समुच्च नहीं हुआ। इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि यह समुच्च नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप का सेट बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यह समुच्च नहीं है। और रीजन में लिखेंगे क्या चीज़, तो लिखेंगे क्योंकि इसके अवयव सुपरिभाषित नहीं है। यानी टाइप 1 जो आप चैप्टर जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन सिर्फ इसी टाइप का रहेगा, जिसमें हम लोग को समुच्च पहचानना होगा और उसका औचित्य बताना होगा। तो अगर सभी लोगों का सेम आएगा तो वो समुच्च होगा, और उसका रीजन लिखेंगे क्योंकि इसके अवयव सुपरिभाषित है। और सभी लोगों का अलग अलग आएगा तो लिखेंगे यह समुच्च नहीं है क्योंकि इसके अवयव सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग टाइप 2 यानी दूसरा नंबर जो किस टाइप का क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो टाइप 2 क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग को 2 सिंबल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक सिंबल जो इस टाइप से होता है, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, यानी यह सिंबल दिया जाता है कब, तो इसको हम लोग कहते हैं सदस्य है का सिंबल है। ठीक है, यानी ELEMENT एलिमेंट 2। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बिलोंग्स टू भी कहते हैं। ठीक, और इसी सिंबल को अगर इस टाइप से दे के काट दिया जाए तो इसका मतलब होता है सदस्य नहीं है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डज नॉट एलिमेंट टू। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए 2 सिंबल हुआ, इस टाइप का सिंबल होगा, इसको हम लोग कहेंगे सदस्य है, एलिमेंट टू, या इसको हम लोग बिलोंग्स टू भी कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर इस सिंबल को लिख के काटा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा सदस्य नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे डज नॉट एलिमेंट टू या डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, चलिए इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात और बता देते हैं कब हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखिए, पहला, अगर किसी सेट को इस टाइप से लिखा गया जैसे A बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ कि कोई भी सेट जो होता है उसको अंग्रेजी के बड़े लेटर से दिखाया जाता है, तो हम लोग A लिखें बराबर करके, और जो भी सदस्य होता है उसको एक मंझले कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग को भरने के लिए दिया हुआ रहेगा, जैसे 1 खाली जगह कैपिटल A लिखा हुआ है, मान लेते हैं 5 खाली जगह A लिखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं 10 खाली जगह A लिखा हुआ है। इसी टाइप से मान लीजिए 20 खाली जगह A है, फिर मान लीजिए 12 खाली जगह A है, मान लीजिए 13 खाली जगह A है। ठीक है, अब हम लोग को इस सेट के हिसाब से जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को इसमें चिन्ह भरना है। कौन सा चिन्ह, तो ये चिन्ह और ये चिन्ह, यानी क्वेश्चन आपका इस टाइप से रहेगा कि खाली स्थान में इतना सदस्य है या सदस्य नहीं है का चिन्ह भरें, यानी इसी टाइप से कुछ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को कैसे भरना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि सेट A है, A में एलिमेंट हो 1 2 3 4 5। ठीक है, नीचे देखेंगे तो एक खाली जगह A है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या समझ में आएगा कि एक जो है वो A का सदस्य है, यानी एक जो है वो A में है। तो यहाँ पे हम लोग जो होगा उसमें सदस्य है वाला चिन्ह भरेंगे, और जो नहीं होगा उसमें सदस्य नहीं है वाला चिन्ह। तो एक है तो इसमें हम लोग भरेंगे सदस्य है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, जैसे 5 भी है इसमें, तो इसमें भी हम लोग सदस्य है का चिन्ह भरेंगे। ठीक है, जैसे 10, तो 10 इसमें नहीं है तो इसमें हम लोग भरेंगे सदस्य नहीं है का चिन्ह। ठीक है, उसी तरह से 20, तो 20 भी नहीं है तो सदस्य नहीं है का चिन्ह। 12 भी नहीं है तो सदस्य नहीं है का चिन्ह। 13 भी नहीं है तो 13 भी सदस्य नहीं है का चिन्ह। यानी टाइप 2 जो क्वेश्चन होगा आपको वो इसी से हम लोग बनाएंगे, जो सदस्य होगा उसको, मतलब टाइप 2 का
जो प्रॉब्लम होगा वो इसी टाइप का होगा और इसका सॉल्यूशन जो अभी हम आपको इस वीडियो में बता दिए। ठीक है, तो इसी टाइप से कर लेंगे। अगर समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो फिर हम उसको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 की ओर। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 की ओर। ठीक है, तो टाइप 3 को समझने से पहले हम लोग को इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग को जानना है, जिसको हम लोग कहते हैं समुच्चयों का निरूपण। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, फिर इसके प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। इसको हम लोग कहते हैं समुच्चयों का निरूपण। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो सेट को दिखाने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ लोग इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे पहले जान जाते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है तथा इसके सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है तथा सदस्यों को मंझले कोष्ठक के अंदर कॉमा के चिन्ह द्वारा अलग करके लिखा जाता है। कॉमा के चिन्ह द्वारा अलग करके लिखा जाता है। ठीक है, ये कॉमन है, मतलब सबके लिए अप्लाई हो। जैसे अगर आपको किसी सेट को दिखाना होगा तो आप ऐसे लिखा सकते हैं, कैपिटल ए बराबर मान लीजिए सम संख्या का समुच्चय, तो हम लोग इस टाइप से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो लेटर होता है वो समुच्चय को दिखाने के हिसाब से कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो अंदर वाला होना चाहिए, अगर अंक है तो कोई बात नहीं, और अगर लेटर में रहेगा तो स्मॉल होना चाहिए। जैसे ए बराबर AEIOU, ये सब स्मॉल होना चाहिए। ये होता है सही तरीका, मतलब समुच्चय को दिखाने का। ठीक है, तो ये तो कॉमन हुआ। अब समुच्चय को दिखाने का जो तरीका होता है, यानी समुच्चय को निरूपित करने का जो तरीका होता है वो दो तरीका का होता है। यानी हम लोग अब समझते हैं समुच्चयों का निरूपण, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहते हैं। तो समुच्चय को दो विधि से दिखाया जाता है, यानी समुच्चय को लिखने का दो तरीका होता है। ठीक है, पहला तरीका जो इधर है यहाँ पे लिखा है उसको हम लोग रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसका इंग्लिश फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो इधर तरीका होता है उसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि समुच्चय को कितने प्रकार से निरूपित किया जाता है, तो उसका आंसर होगा कि इसको हम लोग दो तरीका से दिखाते हैं। कौन कौन तरीका होगा? तो पहला होगा रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा होगा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इसको इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे बताया गया कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप यानी टेबुलर फॉर्म में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, यानी समुच्चय का जितना भी अवयव होगा सबको लिखा जाता है। ठीक है, एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, यानी दो सदस्यों के बीच में अर्धविराम यानी कॉमा का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, और उन सभी को एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं और उन सभी अवयव को एक मंझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सम संख्या का संग्रह
अगर हम लोग को सम संख्या का संग्रह करना रहेगा तो उसको हम लोग रोस्टर रूप में किस टाइप से लिखेंगे, तो मंझले कोष्ठ के अंदर जो जो अंक होता है सम संख्या में वो लिखेंगे, जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और सबके बीच में कॉमा कॉमा का चिन्ह देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे विषम संख्या का संग्रह। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ठीक है, तो रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप का मतलब ये हुआ कि इसमें सभी सदस्य को आपको लिखना है, एक मंझले कोष्ठ के अंदर लिखना है और प्रत्येक 2 सदस्यों के बीच कॉमा कॉमा का चिन्ह देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा यानी सारणीबद्ध रूप की ओर। दूसरे प्रकार का जो निरूपण है उसको हम लोग समुच्च निर्माण रूप यानी इंग्लिश में इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन होता है क्या चीज़ कि समुच्च निर्माण रूप में समुच्च के सभी अवयवों को उसके उभयनिष्ठ गुणों द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, सम संख्याओं का संग्रह तो हम लोग रोस्टर रूप में ऊपर करके बता चुके हैं। अगर हम लोग को इसी को समुच्च निर्माण रूप में कहेगा करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना है एक मंझली ब्रैकेट देना है, उसके बाद लिखना है एक्स सच डैट एक्स। ठीक है, यानी ये जो एक्स हो गया और ये जो सिंबल होता है दो डॉट, उसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सच डैट। ठीक है, SUCH सच THAT डैट, सच डैट। इसका हिंदी में मतलब होता है इस प्रकार है कि। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एक सच डैट एक्स। तो समुच्च निर्माण रूप में समुच्च को दिखाने के लिए आपको एक सच डैट एक्स लिखना है। ठीक है, प्रत्येक में सभी में, उसके बाद एक कॉमा का चिन्ह देना है। ठीक है, यानी एक सच डैट एक्स। ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, एक सच डैट एक्स, तो इसको भी हम लोग देखिए सच डैट ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसका ही मतलब हिंदी में इसी प्रकार है कि होता है। ठीक है, तो एक सच डैट एक्स लिख लिए। ठीक है, अब इसके बाद इसका गुण दिखाना है, तो ये क्या बता दिया कि सम संख्या है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्या चीज़ कि एक सम संख्या है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि एक सम संख्या है मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही को संख्या होगा, मतलब एक सम संख्या कहने का सेंस होता है कि सभी सम संख्या इसमें आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर लिखा हुआ रहेगा विषम संख्या का संग्रह, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, एक सच डैट एक्स कॉमा क्या लिखेंगे कि एक विषम संख्या है। ठीक है, यानी लिख देंगे एक सच डैट एक्स क्या है, तो एक विषम संख्या है। और यह क्या किसको दिखाता है, तो विषम संख्या को दिखाता है। तो एक विषम संख्या मतलब सारा विषम संख्या चलाएगा। ठीक है, तो ऊपर के दोनों एग्जाम्पल को हम लोग ऊपर पहले रोस्टर रूप में लिख के बता दिए कि रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, फिर समुच्च निर्माण में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसी पर हम लोग का टाइप 3 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी सेट रहेगा उसको दिखाना होगा, रोस्टर रूप में लिख के बताना होगा, अगर वो पहले से समुच्च निर्माण रूप में होगा तब, और नहीं तो पहले से अगर रोस्टर रूप में रहेगा तो उसको हम लोग को समुच्च निर्माण रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो इस पर अभी हम कुछ और एग्जाम्पल आपको अच्छे से बताते हैं। तो टाइप 3 में पहला नंबर क्वेश्चन मतलब इस टाइप से रहेगा, हम कुछ एग्जाम्पल देके आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्न को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है आपको। ठीक है, और यह पहले से समुच्च निर्माण रूप में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कोई हिसाब अगर एक सच डैट एक्स के रूप में दिया हुआ रहेगा तो आप इसको मंझली कोष्ठ के अंदर कॉमा कॉमा दे के लिखना होगा। ठीक है, और कोई हिसाब अगर मंझली कोष्ठ के अंदर कॉमा कॉमा दे के लिखा हुआ रहेगा तो उसको एक सच डैट एक्स वाले रूप में आपको लिखना है। तो ये एक सच डैट एक्स यानी सारणीबद्ध रूप में है, इसको हम लोग को रोस्टर रूप में लिखना है, यानी एक मंझले कोष्ठ के अंदर सारे अंक को कॉमा कॉमा दे के लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें लिखा क्या हुआ है, एक सच डैट एक्स एक धन पूर्णांक है। ठीक है, अब पहले इस गुण को हम लोग को अच्छे से समझना है। एक धन पूर्णांक है यानी इस सेट में जो भी सदस्य लिखा जाएगा वह धन पूर्णांक होना चाहिए, यानी प्लस का अंक होना चाहिए, वो भी पूर्ण अंक होना चाहिए, तथा साथ साथ क्या होना चाहिए, 18 का भाजक होना चाहिए, यानी 18 को कटाने वाला होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए, तो 18 को कटाने वाला धन पूर्णांक कौन कौन हो सकता है, तो एक हो सकता है सबसे पहले कि 1 से 18 कट जाएगा और एक प्लस अंक है, धन पूर्णांक है। फिर 2 से भी 18 कट जाएगा तो 2 लिख सकते हैं, 3 से भी कट जाएगा तो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 के बाद 6 से भी 18 कट जाएगा तो 6 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 9 से भी 18 कट जाएगा तो 9 लिख सकते हैं। और उसके बाद 18 से 18
कट जाएगा, यानी टोटल इसमें जितना भी अंक है वह एक धन पूर्णांक हुआ, यानी पहले कंडीशन के भी हिसाब से सही, तथा 18 का भाजक है यानी 18 को भी कटा देता है, इसलिए यह दोनों तरीका से सही हो गया। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे में आते हैं। जैसे कभी कभी किसी हिसाब में कुछ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो उससे हम लोग को लिखना होगा, इसको हम लोग को रोस्टर रूप में। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है कि हम लोग फिर से उसके गुण को पढ़ लेंगे कि x सब्जेक्ट x क्या है, एक पूर्णांक है, और x स्क्वायर माइनस 9 बराबर है 0, यानी x स्क्वायर माइनस 9 बराबर है 0। तो इसको हम लोग अलग पहले क्या करेंगे कि समीकरण को हल करेंगे। तो समीकरण को हल करने का बहुत सारा तरीका होता है, जिससे भी हो आप अपना हल करके सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर, फिर 9 को 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर में 0। अब यहाँ से दो बात, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -3, और x माइनस 3 बराबर 0, तो इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 3, यानी दो अंक आया, -3 और 3 दोनों पूर्णांक है। तो ये जो हल आया उसी को हम लोग इस क्वेश्चन में लिख देंगे, यानी -3 और 3, यही इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1 है, तो इसको में भी इक्वेशन है, तो पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 1 है, तो x बराबर 1 माइनस 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो पूर्णांक है, तो 0 पूर्णांक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जैसे इसमें पहले ही क्लियर लिख दिया है कि प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाला बात होता है, जो हम पहले नहीं बता पाए हैं आपको अभी बता रहे हैं, क्या कि समुच्चय में किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता है, समुच्चय में किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, अब कैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे देखिए प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर है, तो हम लोग बारी बारी से इसके सारे लेटर को लिखेंगे। तो पहले P आता है तो हम लोग P लिख देंगे, फिर कॉमा देके लिखेंगे, R आता है तो R लिख देंगे, फिर कॉमा देके I आता है तो I लिखेंगे, फिर N आता है तो N लिखेंगे, फिर C आता है तो C लिखेंगे, फिर यहाँ ध्यान देना है कि I आता है, तो I चूँकि हम लोग पहले बार लिख चुके हैं और समुच्चय में किसी अवयव को दोहराया नहीं जाता है, इसीलिए I को दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर P आता है, तो P भी पहले लिख चुके हैं तो P को भी नहीं लिखेंगे, फिर A आता है तो A लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी जो हम आपको बताएं वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ रहेगा, तो उसको सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं सो। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जो पहले से लिखा हुआ रहेगा रोस्टर रूप में उसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग टाइप 3 का सेकेंड नंबर देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि निम्न को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी ये x सब्जेक्ट x वाले रूप में नहीं, मतलब रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इस टाइप से लिख लेंगे, x सच डेट x और कॉमा का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि किस गुण के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2 4 6 8 10, तो अच्छा से देखने से हम लोग को क्या समझ में आया कि सम संख्या लिखा हुआ है, तो लिख देंगे क्या चीज़ कि एक सम संख्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसी तरह से इसमें भी हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, एक सच डेट एक्स। ठीक है, कॉमा का चिन्ह दे देंगे, और अब हम लोग एक बार पहले देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ है। तो इसमें जितना भी है सब विषम संख्या है, तो क्या लिखेंगे कि एक विषम संख्या है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तीसरा नंबर में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक सच डेट एक्स क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, तो ये लिखे। तो अभी जो हम आपको बताएं वो रोस्टर रूप को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 जो आप बनाइएगा NCERT बुक 11th का, उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो में
सभी कॉन्सेप्ट दिया गया है। यानी इसमें सिर्फ 3 ही टाइप का क्वेश्चन होगा, जो बारी बारी से टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 करके आपको समझा दिया गया है। एक बार वीडियो को अच्छा से देखिएगा। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा या कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। उसका जितना जल्दी होगा सॉल्यूशन आपको करके दे दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो ये 11th के चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात, अब चैप्टर नंबर 1 का बारी बारी से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके अगले वीडियो में आपको हम देने देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट वीडियो था, ठीक है। और दूसरे वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन देंगे, जिससे आपको अपना मिला लीजिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।